नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा है। अरविंद केजरीवाल को कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। केजरीवाल डुबकी लगा ले तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। केंद्र सरकार काम नहीं करती तो आज दिल्ली रहने लायक नहीं होता। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल्स, मंदिर और गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, ये भी उन्होंने कहा। आगे कहते हुए नजर आए कि केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए। भाजपा कोरे वादे नहीं करती। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च की 4 बंगले मिलाकर एक शीश महल बनाया। मोहल्ला क्लीनिंग के नाम पर केजरीवाल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा केजरीवाल पर। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं और जिस तरह से उनके झूठ के पाप हैं, अगर केजरीवाल कुंभ में डुबकी लगा लेंगे तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे, ये कहना था उनका। केंद्र सरकार काम नहीं करती तो आज दिल्ली रहने लायक नहीं होती। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल्स, मंदिर और गुरुद्वारे को भी नहीं बख्शा। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए हैं। भाजपा कोरे वादे नहीं करती। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, 4 बंगले मिलाकर एक शीश महल बनवाया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केजरीवाल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। इंडियन एक्सप्रेस में गुरजीत सिंह का लेख, बियॉन्ड द चाइना फैक्टर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा एक टर्निंग पॉइंट। दरअसल भारत इंडोनेशिया के पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने का मौका। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आसियान के दायरे से बाहर विश्व में जगह बनाना चाहता है इंडोनेशिया। 2023 में ब्रिक्स का मेंबर बना इंडोनेशिया। एक नई भागीदारी शुरू हुई इंडोनेशिया के साथ। चाइना के जो संबंध है जो कभी टूट नहीं सकते। भारत को चाइना से अलग हटकर बनानी होगी इंडोनेशिया से भागीदारी। भारत आने से पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा से मिले थे सुबियांतो। भारत, जापान, इंडोनेशिया के त्रिपक्षीय संबंध मजबूत होने की संभावना है। दरअसल जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया के पूर्व भारतीय राजदूत है गुरजीत सिंह। और इसको लेकर अगर जानकारी आपको दे, क्योंकि चाइना का नाम भी यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह के रिलेशंस यहाँ पर है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो देखिए, इंडोनेशिया के साथ चीन के परंपरागत संबंध जो कभी नहीं टूट सकते और इंडिया को चाइना से अलग हटकर बनानी होगी इंडोनेशिया से भागीदारी। इंडिया आने से पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा से मिले थे सुबियांतो। भारत, जापान, इंडोनेशिया की त्रिपक्षीय संबंध मजबूत होने की संभावना। जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया के पूर्व भारतीय राजदूत है गुरजीत सिंह। प्रयागराज महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना आसान नहीं। जयपुर से लंदन जाना सस्ता, प्रयागराज जाना महंगा। जी हां, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दिनों 7वें आसमान पर पहुंचा है प्रयागराज का किराया। दरअसल ट्रेनों के फुल और लंबी वेटिंग के बाद लोग देख रहे हैं हवाई सफर का विकल्प, क्योंकि ऑप्शन यही नजर आ रहा है। लेकिन आमजन को हवाई सफर में भी कोई भी रियायत नहीं दिखाई दे रही है। स्थिति है कि जयपुर से लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो, ज्यूरिख, दुबई और कोलंबो का हवाई किराया 22 से 50 हजार रुपए तक आता है। वहीं जयपुर से प्रयागराज तक के सफर के चुकाने पड़ रही हैं 18 से 60 हजार तक। और वापसी में भी यात्रियों को 12 से 26 हजार रुपए तक चुकाने पड़ रही हैं। इस तरह के हालात फिलहाल है। और जयपुर से अयोध्या और बनारस का हवाई किराया भी 37 हजार रुपए तक पहुंचा। तो ऐसे में इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रयागराज जाना, कुंभ में जाना इतना आसान नजर नहीं आता। आप लंदन अगर जाएंगे, आप किसी और कंट्री में जाएंगे, वो फिर भी थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि जो किराया फिलहाल नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा है। दरअसल अगर आप देखेंगे जयपुर से प्रयागराज का जो सफर है उसके अभी 18 से 60 हजार रुपए लोगों को चुकाने पड़ रही हैं। वापसी की बात करें तो वापसी में भी यात्रियों को 12 से 26 हजार रुपए तक चुकाने पड़ रही हैं। जयपुर से अयोध्या और बनारस का हवाई किराया 37 हजार रुपए तक पहुंच गया है। एनएफएसए में फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय किया था। खाद्य सुरक्षा योजना में 2 साल बाद
मांगे गए आवेदन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दरअसल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए एक पोर्टल खोला था। वर्तमान में प्रदेश में 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख लोगों के लिए गेहूं आवंटन का कोटा है। ऐसे में सरकार के पास अभी 10 लाख लोगों को और स्कीम में जोड़ने का कोटा बचा हुआ है। सरकार की गठित कमेटी आवेदन के साथ आवेदक के घर जाकर इसकी जांच करेगी। इस पोर्टल की अगर बात करें, कब ये पोर्टल खुला था तो उसको लेकर जानकारी आपको दे दें कि 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। वर्तमान में प्रदेश में 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं आवंटन का जो कोटा है वो रखा गया है। ऐसे में फिलहाल सरकार के पास 10 लाख लोगों को और स्कीम में जोड़ने का कोटा बचा हुआ है, यानी कि 10 लाख लोग अभी भी अपने नाम यहां पर जुड़वा सकते हैं। ऐसे में सरकार की गठित कमेटी आवेदन के साथ आवेदक के घर पर भी जाएगी और वहां जाकर यहां पर जांच की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी मतदाता दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता ही राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। राज्यपाल ने मतदाता दिवस को मतदान जागरूकता पर्व बताया। उन्होंने कहा, हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि मतदान से कोई भी वंचित नहीं रहे। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 100% मतदान जरूरी है। मतदान दिवस इसी सोच के लिए हमें जागरूक करता है। सभी पात्र युवाओं से अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, मतदान जागरूकता के लिए वातावरण निर्माण करने का भी उन्होंने आह्वान किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि मतदान से कोई भी वंचित न रहे। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 100% मतदान को उन्होंने आवश्यक बताया। मतदान दिवस इसी सोच के लिए हमें जागरूक करता है। सभी पात्र युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, मतदान जागरूकता के लिए वातावरण निर्माण करने का उन्होंने आह्वान किया। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण 27 जनवरी को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण होगा। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव कोर्ट रूम में शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि नवनियुक्त तीनों न्यायाधीशों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली सहित नवनियुक्त न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी हो चुके तीनों न्यायाधीशों के नियुक्ति वारंट। तीनों न्यायाधीशों की शपथ के साथ हाईकोर्ट में कुल होंगे 33 न्यायाधीश। पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर दिलाई जाएगी। वो नाम भी हम आपको बता रही हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव कोर्ट रूम में शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त तीनों न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। नवनियुक्त न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर, इसके अलावा चंद्र प्रकाश श्रीमाली, इसके अलावा देखिए चंद्रशेखर शर्मा जो है वो नवनियुक्त न्यायाधीश की शपथ यहां पर लेंगे। राष्ट्रपति भवन से तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति वारंट जारी हो चुकी है। तीनों न्यायाधीशों के शपथ के साथ हाईकोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश होंगे। ईडी में 5 अतिरिक्त निदेशकों, 12 JS की नियुक्ति में फेरबदल। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। अतिरिक्त निदेशक विनोद शर्मा को बैंगलोर जोनल कार्यालय लगाया। राकेश कुमार सुमन को कोची जोनल कार्यालय, अवनीश तिवारी पणजी जोनल कार्यालय, मयंक पांडे गुवाहाटी जोनल कार्यालय 2, विनय कौशल को लगाया मुख्यालय। साथ ही HQRS सेकंड संयुक्त निदेशक अनूप सिंह रोथान को लगाया मुख्यालय। इसके अलावा जितेंद्र कुमार गोगिया को मुख्यालय प्रशासन एवं लेखा। वहीं नेहा यादव को दिल्ली आंचलिक कार्यालय, साथ ही स्वपन बॉस मुख्यालय। SOD प्रवीण श्रीखर कोलकाता आंचलिक कार्यालय, निशी चौधरी चंडीगढ़ जोनल कार्यालय, विशाख के मुख्यालय। समन्वय प्रभाकर प्रभात रायपुर आंचलिक कार्यालय, सत्यकाम दत्ता पटना आंचलिक कार्यालय। वहीं रामधन डागर कोलकाता जोनल कार्यालय 2, अजय लुहाच रांची आंचलिक कार्यालय, गुरविंदर कौर मुख्यालय,
न्याय निर्णय दो, ये जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। किसको कौन सी जिम्मेदारी, किसको कौन सा जिम्मा सौंपा है वो हम आपको बता रही हैं। नेहा यादव को दिल्ली आंचलिक कार्यालय, स्वपन बॉस मुख्यालय को एसओटी, साथ ही प्रवीण श्रीखर कोलकाता आंचलिक कार्यालय, निशित चौधरी चंडीगढ़ जोनल कार्यालय विश्वास के मुख्यालय, समन्वय प्रभाकर प्रभात रायपुर आंचलिक कार्यालय, सत्यकाम दत्ता पटना आंचलिक कार्यालय, रामधन डागर कोलकाता जोनल कार्यालय, अजय लुहा चुराची आंचलिक कार्यालय, गुरविंदर कौर मुख्यालय न्याय निर्णयन। कांग्रेस मुख्यालय नए भवन में पुराने कार्यालय में कर्मचारी चिंता में। जो पुराने कार्यालय के कर्मचारी हैं वो फिलहाल चिंता में हैं। 24 अकबर रोड पर बरसों से काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी, इनमें से कई कर्मचारी पीढ़ियों से कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। नए मुख्यालय में सिर्फ चुने हुए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, बाकी कर्मचारियों को वीआरएस लेने का प्रस्ताव दे सकती है कांग्रेस। अभी तक नए मुख्यालय से दूर रखे गए हैं पुराने कर्मचारी। बदलाव के इस माहौल में उभर कर आया मनीष चतुर्थ का नाम। 24 अकबर रोड में हाशिए पर थी चतुर्थ, लेकिन नए मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अहमद पटेल की मार्गदर्शन में चतुर्थ ने शुरू किया था अपना राजनीतिक सफर। सूत्रों के मुताबिक चतुर्थ को मिल रहा है प्रियंका गांधी का सपोर्ट, प्रियंका गांधी का समर्थन। कांग्रेस की नई टीम बनाने में चतुर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन पुराने जो कर्मचारी हैं जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर टेंशन का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि जो बाकी कर्मचारी हैं, क्योंकि चुने हुए कर्मचारियों को ही यहाँ पे नियुक्ति दी गई है, लेकिन जो बाकी कर्मचारी है उनके लिए वीआरएस का प्रस्ताव दे सकती है कांग्रेस। अभी तक नए मुख्यालय से दूर रखे गए हैं पुराने कर्मचारी और इस बदलाव के माहौल में मनीष चतुर्थ का नाम सामने आ रहा है। 24 अकबर रोड में हाशिए पर था चतुर्थ, लेकिन नए मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अहमद पटेल की मार्गदर्शन में चतुर्थ ने अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया था। सूत्रों के मुताबिक चतुर्थ को प्रियंका गांधी का सपोर्ट मिल रहा है। दो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देने की तैयारी। रेल मंत्रालय से संबंध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को मिलेगा नवरत्न का दर्जा। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को मिलेगा नवरत्न का दर्जा। वर्तमान में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। सरकार ने उपक्रमों को नया दर्जा देने से पहले उनकी ताकत का आकलन किया। नवरत्न की दर्जे की घोषणा जल्द होने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। दरअसल रेल मंत्रालय से संबंध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिलेगा। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा। वर्तमान में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को। हालांकि सरकार ने उपक्रमों को नया दर्जा देने से पहले उनकी ताकत का आकलन किया है। नवरत्न के दर्जे की घोषणा जल्द होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में अगले 4 दिन और जारी रहेगा तेज सर्दी का दौर। इसी बीच तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में आज 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा माइनस टेम्परेचर यहाँ पे नजर आया, यानी कि न्यूनतम तापमान, माफ कीजिएगा। उत्तरी हवाओं के असर के चलते आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। कड़ाके की सर्दी से लोगों को 28 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। आज सुबह जयपुर, उदयपुर, चूरू समेत कई जिलों में पाला पड़ने जैसी स्थिति। ग्रामीण इलाकों में जमी ओस की बूंदें। पश्चिम से आने वाली हवा एक्टिव होने से तापमान में होने लगेगी बढ़ोतरी। कड़ाके की सर्दी का रह सकता है ये आखिरी सप्ताह, फिर धीरे धीरे कम होगी सर्दी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है मौसम से जुड़ी हुई कि किस तरह से जो मौसम का मिजाज है फिलहाल नजर आता है। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले 4 दिन और जारी रहेगा तेज सर्दी का दौर। इसी बीच तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना। सीकर के फतेहपुर शेखावट में आज 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान। उत्तरी हवाओं के असर के चलते आसमान रहेगा बिल्कुल साफ।